Good evening to all. You are getting my voice clearly and the screen is visible to all of you. Just confirm it by typing the letter Y in chat box. If you are able to listen me very clearly and the screen is very clear, so just type the letter Y in chat box so that I may understand that the technical issues are very clear to all of you. 13 participants are in the class. There are 13 participants are in the class. Namely, these are Gunjan, Subh, Sandeep, Suruchi, Satyam, Rohini, Anuj, Namdev, Asika, Rameshwari, Raj, Prince, Sakshi Patel, Rashmi Gupta, and Manju Dubey are there. Okay, good. I am getting the responses of Rameshwari madam. You are typing Y, very good. And next, Rashmi, you are also audible to me, and Manju and Sobasati. Okay. Now we are starting our class. हम अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं. देखिए ये क्लास कल से शुरू हुई है. जो पार्टिसिपेंट्स आज आए हैं वो कुछ मतलब उनका छोटा नहीं है और ये रिकॉर्डिंग सेशन है क्लास का, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग 30 मिनट पर रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा अपनी जनरल चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में बोलने वाली, जिनको हम कभी टेंस से या कोई इंग्लिश ग्रामर की युक्ति होती है उससे नहीं सॉल्व करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं रोज. जैसे कल हमने जो कल की क्लास थी उसमें बात की थी कि टाइम को कैसे बोलते हैं, टाइम को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, डेट को अंग्रेजी में कैसे बताते हैं. ठीक है, तो ये चीजें कल मैंने बताई थी. हमारे क्लास में कल 5 पार्टिसिपेंट्स थे. शुभ भी था और मंजू थी, रामेश्वरी मैडम थी. तो जल्दी से शुभ या कोई भी एक पार्टिसिपेंट जो कल था, ठीक है, वो आज की डेट, आज का दिन और आज का समय और आज का जो मंथ है वो जल्दी से बता दे, फिर हम आगे चलते हैं. सभी लोग जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, हाँ शुभ आप ही बोलेंगे. ठीक है, तो शुभ अपना वीडियो ऑन करें, माइक ऑन करें और मेरे सवालों का जवाब दें. सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि कैसे हम घड़ी का समय बताते हैं, कैसे हम डेट लिखते हैं अंग्रेजी में, वो सब यहाँ पर अपन एक बार प्रैक्टिस करेंगे. ओके शुभ, वेलकम. शुभ, व्हाट इज द टाइम नाउ? Sir, it is 7 past. It is 24 past 7. Okay, everybody is listening to me. अब आप ध्यान से सुनिए सभी लोग. जो शुभ ने बोला है वो बोला है कि 24 past 7. जो भी आज नए कैंडिडेट हैं वो आज जान लें कि घड़ी के समय को बताने के लिए हम बजकर को पास्ट से लिखते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ कल की बातों को, जिससे हम जल्दी ही उन बातों को सीख लें जो हमारे लिए जनरल जरूरी होती है. फिर हम अपनी मेन मेथड पर चलेंगे अंग्रेजी ट्रांसलेशन की. चलिए, तो शुभ ने जो बोला है वो बोला है इट इज, ठीक है, इट इज 24 और पास्ट, ठीक, इसके बाद 7. ये घड़ी को समय बताने का सही और स्टैंडर्ड और करेक्ट वे है इंग्लिश में. ठीक है, अगर कोई समय पूछता है तो हम ऐसा समय नहीं बताते कि 7:24 ना बताते हुए हम हमेशा इट से अपना सेंटेंस शुरू करेंगे और बजकर को पास्ट कहेंगे और समय को उल्टा कर देंगे. तकनीक सीखिए आप लोग, क्या है कि थोड़ा सा ट्रिक भी सीखिए. ट्रिक ये है, जैसे मान लीजिए 8:05 है तो 5 को आगे कर दो, 8 को पीछे कर दो और बीच में पास्ट लगा दो, तो हो जाएगा इट इज 5 past 8. कोई भी समय बताना हो तो जो आवर्स होते हैं, जो मिनट्स होते हैं, उनको उल्टा पुल्टा कर लो और बीच में उसके पास्ट लगा दो तो बचकर का सेंस आ जाता है. तो अभी समय हो गया है 25 past 7. ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे. जो लोग समझ गए हैं वो अपने जल्दी से चैट बॉक्स में बाय बना दें कि हाँ हम समझ गए हैं कि घड़ी के समय को कैसे बोलना है. यस, गुंजन भी समझ गई है. ठीक है, शुभ भी समझ गए, शुभ पहले ही से समझे थे.
ठीक है, और संदीप भी समझ गए, सत्यम भी समझ गए, सुरुचि भी, वेरी गुड, रश्मि भी समझ गई है। ठीक है, चलिए एक कोई अपना माइक और वीडियो दोनों, माइक को अनम्यूट करेंगे, वीडियो को ऑन करेंगे और मेरे द्वारा जो बोला गया समय है उसको एक बार बोलकर बताएंगे। स्क्रीन पर एक मैं समय लिख रहा हूं, ठीक है, जिसको मैं कहूंगा वो अपना माइक खोल करके जल्दी से मुझे उस समय को बताएगा कि वो कितने बज गए हैं। ठीक है, यहां पर मैंने ये समय लिख दिया है, ठीक, आपको पहुंच गया होगा। चलिए, तो गुंजन आप अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें और बताएं कि कितने बज गए जल्दी से। सर इट इज 5 to 10। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो गुंजन ने जो इस्तेमाल किया है तरीका, वो किया है यहाँ पर कम से बताने का। अब दूसरा तरीका देखिए, माइक को बेटा म्यूट करो, गुंजन माइक म्यूट कर लो। हाँ देखो, यहाँ पर जो गुंजन ने बोला है वो भी तरीका है एक समय को बताने का, कि हम समय को कम में बताते हैं। यहाँ पर देखिए 10 बजने में 5 मिनट कम है, तो जो कम है उनको हमने ये 5 लिख लिया, और कम के लिए अपनी पोजीशन 2 का यूज करना है, और 2 के बाद आपके जितने मिनट, जिस आवर्स को कंप्लीट करने में, वो हमें लिखना है। ये दूसरा तरीका है, यानी समय को कम बताने के लिए 2 का प्रयोग करिए। कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखिए, कभी कभी 2 भरने आता है और वो समय के लिए भरने आता है। तो समय को कम से बताना है तो हम 2 का प्रयोग करेंगे, समय को बचकर से बताना है तो हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब रश्मि गुप्ता अपना माइक और वीडियो ऑन करेंगी। आपको टेक्स्ट में एक समय स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसमें आपको अपने दोनों तरीके से समय को बताना है, बचकर से भी और कम से भी। रेडी? ओके, ये रहा आपका समय। ओके, ये आपका समय है और आप मुझे बताइए कि कितने बज गए हैं, कितने बजकर कितने और कितने बजने में कितने कम है। यस सर, इट इज 24 past 8। आपका वीडियो, एक मिनट आपके, हाँ वेरी गुड, वीडियो ऑन है। हाँ बोलिए बोलिए। इट इज 24 past 8 एंड इट इज 36 to 9। वेरी गुड, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। ठीक है, तो सबसे अच्छा ये है कि हम बचकर से ही समय बताएं, जब 1-2 मिनट कम हो तभी हम उसका 2 का यूज करें। ये अपने बच्चों को भी स्कूल में बताइएगा, ठीक है। ये 2 प्रीपोजिशन का यूज होता है, 2 12वीं कक्षा में भरने भी आता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इन दोनों ने हमें समय बता दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज की पढ़ाई पर। हमारी पढ़ाई मेथड से शुरू होने वाली है। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आपको, ठीक है, और स्क्रीन शेयर करते हुए आपको ट्रांसलेशन की मेथड सिखाई जाएंगी। आज हम पहली मेथड सीख रहे हैं और पहली मेथड के बाद ऐसी करके हम बहुत सारी चीजें सीखते जाएंगे। चलिए हम चलते हैं पहली मेथड पर। आपके सामने स्क्रीन पर एक विंडो आएगी, वहां पर आपको प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। सभी को क्या विंडो दिखाई दे रही है? क्या सभी को दिखाई दे रही है विंडो? कंफर्म करें माइक को ओपन करके, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है। अब देखिए ये मेथड क्या है। ये मेथड किसी किताब में नहीं है और ना ही ऐसी अंग्रेजी सिखाने की कोई मेथड्स की कोई किताब आती है। ये मेथड मेरे द्वारा बनाई गई है, जिससे आप अंग्रेजी पर अप्रोच बहुत जल्दी से करेंगे और बिना टेंस की सहायता से। आप जो भी स्लाइड है उसके स्क्रीनशॉट ले लें और ठीक अपने रजिस्टर में ऐसे ही नोट्स बना लें। प्रैक्टिस बहुत करना है आपको, जिससे क्या होगा कि आपको ट्रिक और टिप्स जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट क्या है, वाक्य को ट्रांसलेट करने की। देखिए, जब हिंदी के वाक्यों में हमें ने शब्द मिलता है, मैंने ने शब्द को ब्लैक कलर से लिखा है, जिससे आपको क्या है कि वो हाईलाइट हो और आपके दिमाग में भी इंप्रेशन फीड हो जाए। जब हिंदी के वाक्यों में हमें ने शब्द मिलता है, तब ऐसे वाक्यों में ने शब्द के आगे लिखे शब्द अंग्रेजी वाक्य का कर्ता बनते हैं। ये अखंड सत्य है, बिल्कुल भी इसमें डाउट मत करना। जब भी आपका वाक्य ने शब्द लेकर आए हिंदी का,
तो उसके आगे जो लिखा है वो अंग्रेजी वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा, आपको ढूंढना नहीं है। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है रावण को राम ने मारा, तो निश्चित रूप से इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर सॉरी सर, स्क्रीन नॉट विजिबल। अच्छा, तो आप एक काम करिए मंजू जी, इसको आप रिज्वाइन करिए। बाकी सभी को दिख रही है क्या स्क्रीन? सर नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है? सेंटेंस दिख ही नहीं रहा, सेंटेंस नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब शायद दिख रही होगी आपको। यस सर। ओके, क्लियर है? यस सर, हाँ, विजिबल। और हाँ ओके। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं मंजू जी, इट इज ऑन, है ना, विजिबल का यूज कर सकते हैं। नाउ इट इज ऑन सर, नाउ इट इज ऑफ, मतलब नहीं दिखाई दे रही तो ऑफ हो गई स्क्रीन, और अगर दिख रही है तो वो ऑन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सीखने। अब भी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। हाँ ठीक है, रामेश्वरी मैडम, रामेश्वरी मैडम स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर दिख रही है। ओके, चलिए चलिए, अब मैं पढ़ता हूँ। अब पढ़ते में आप पढ़ते वक्त आप ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ जल्दी से। जब हिंदी के वाक्यों में हमें ने शब्द मिलता है, तब ऐसे वाक्यों में ने शब्द के आगे लिखे शब्द अंग्रेजी वाक्य का कर्ता बन जाते हैं। मेथड फर्स्ट हमें सिखा रही है ने वाले वाक्य। आज के बाद आप वो सारे वाक्य बना लेंगे अंग्रेजी में जिनमें ने आएगा। देखिए, रावण को राम ने मारा, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पकड़ना है। ये ने कहाँ है? ये है, और ने के आगे क्या लिखा? राम, यानी यहाँ का कर्ता जो है वाक्य का वो है राम। क्लियर हुआ? सेकेंड सेंटेंस देखिए, सीता ने चाय बनाई, तो यहाँ ने के आगे क्या लिखा? सीता, तो यहाँ सीता अपना अंग्रेजी का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर पहले वाक्य में राम सब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं, अपन ये समझते हैं अक्सर कि जो हिंदी में शुरू में लिखा रहता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ये धारणा अब अपने दिमाग से खत्म कर दो। हिंदी में सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, शुरू में, बीच में, लास्ट में, कहीं भी हमें उसे पकड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रावण को, तो यहाँ कुछ लोग क्या रावण से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में करता क्या है? राम। क्यों? हमने कैसे पकड़ लिया? हमने ने शब्द से पकड़ लिया। तीसरा सेंटेंस देखो, अखबार सभी लोगों ने पढ़ा, तो ने के आगे क्या लिखा? सभी लोगों, तो सभी लोग यहाँ पर करता है। अंग्रेजी मनीष नेमा ने पढ़ाई, तो यहाँ अंग्रेजी करता नहीं है, यहाँ करता है मनीष नेमा। अब आपसे कोई कहे क्यों? क्योंकि वो ने के आगे जुड़ा है। चारों सेंटेंसेस में ने जुड़ा है, तो इन सारे सेंटेंसेस में ने के आगे लिखे शब्द वाक्य का कर्ता होंगे। एक बात सबको शायद समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? अब देखिए, उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः राम, सीता, सभी लोग और मनीष नेमा करता है। ऐसे वाक्यों को, अब ध्यान से सुनना ये लाइन, ऐसे वाक्यों को हमेशा अंग्रेजी में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करके अनुवाद किया जाता है। अब दो बातें आज के बाद आप अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लो कि अपने मुंह से हिंदी का वाक्य ने वाला निकला और हमें उसे वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाना है। ने वाले वाक्य वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाना है। बस हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा टेंस है, हम नहीं जानते कि ये क्या है, हम तो ये जानते हैं ने वाला वाक्य वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। क्लियर हो गया? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कभी नहीं बनेगा, ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म से कभी नहीं बनेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म से बन सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको ने वाले वाक्य किससे बनाने हैं? सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है, बस आपका वाक्य ने वाला बन जाएगा। अब देखिए, पहला वाक्य था रावण को राम ने मारा, तो हमने क्या लिखा? राम कर्ता लिखा और किल क्रिया का किल्ड फॉर्म लगाया। अब आप वर्ब के सेकंड फॉर्म के महत्व को समझिए, आप टेंस में मत दौड़िए, आप ये समझिए कि वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या है, वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा ऐसे हिंदी के वाक्यों के लिए बनाया गया था जिनमें ने आए और जो आ ई ए की मात्रा पर खत्म हो।
अभी इसके बाद वाली स्लाइड आपको वो चीज बताएगी। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, राम किल्ड रावण। हमें नहीं मालूम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि कुछ नहीं, हम तो ये जानते हैं कि राम किल्ड रावण अगर किसी ने बोला तो उसकी हिंदी क्या होगी, राम ने रावण को मारा। और यदि रावण को राम ने मारा कोई कहे तो हम इंग्लिश करके देंगे राम किल्ड रावण। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सीता मेड टी। हमने मेक नहीं लिखा, हमने मेकिंग नहीं लिखा, हमने सीता के बाद मेड और फिर टी जोड़ दिया, हमारा वाक्य बन गया, सीता ने चाय बनाई। अखबार सभी लोगों ने पढ़ा, सभी लोगों को कहते हैं अंग्रेजी में एवरीवन, तो एवरीवन या एवरीबॉडी भी कहते हैं। ठीक है, और ऑल ऑफ भी कहते हैं, ऑल ऑफ द पीपल। तो एवरीवन रीड, अब रीड का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक से होते हैं। रीड, रेड, रीड पढ़ा जाता है। एक बात आप नोट करें रजिस्टर में कि जो रीड वर्ब है उसकी स्पेलिंग READ ही रहेगी, रीड, लेकिन सेकंड फॉर्म में इसका उच्चारण हम पढ़ेंगे रेड, जो रेड कलर होता है ना उच्चारण, वही हम पढ़ेंगे। तो रीड, रेड, रीड पढ़ने समय हम ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय हम READ ही लिखेंगे। तो एवरीवन रेड न्यूज़पेपर, यानी सभी लोगों ने अखबार पढ़ लिया। अब आप कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म? तो देखिए, अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो एवरीवन के साथ रीड में एस लग जाता, रीड्स हो जाता, तो हम समझ जाते कि ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन देखिए एवरीवन के बाद READ में कोई भी एस नहीं जुड़ा, मतलब ये रीड का सेकंड फॉर्म है जिसे हम रेड पढ़ते हैं। एवरीवन रेड न्यूज़पेपर। चौथा सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4, अंग्रेजी मनीष नेमा ने पढ़ाई। तो इसके कर्ता कौन है, मनीष नेमा, डूअर, तो हमने मनीष नेमा लिख दिया। अब हमें मालूम है कि ने वाला वाक्य है, हमें टीच कहना ही नहीं है, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है, TAUGST, तो मनीष नेमा टॉट इंग्लिश। क्लियर हुआ? चारों सेंटेंसेस के माध्यम से आपने क्या सीखा है मैं एक बार बता देता हूं। आपने ये सीख लिया कि अगर हिंदी में ने आया तो हमें उस वाक्य में जो ने के आगे लिखा है उसको सब्जेक्ट बना लेना है जल्दी से, और उसके तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना है, हमें वाक्य बनाने में टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, अब देखिए, हाँ ये चीज क्लियर होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसके नोट्स ऐसे ही बनाएंगे। अब आगे हम आपको ले चलते हैं, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आपको लिख कर नहीं, आप बोल करके वाक्य को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए मेथड फर्स्ट का B आ रहा है आपके सामने। ये क्लियर है स्क्रीन? यस सर। हाँ, चलिए, हिंदी के वाक्य यदि आ ई ए की मात्रा, हमें मात्राओं से अंग्रेजी सीखना है। ध्यान रखना, हिंदी की मात्राएं आपको बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलना सिखा देंगी बिना टेंस के। बस आप हिंदी के वाक्यों में मात्राओं का ध्यान रखा करो कि जो हिंदी का वाक्य है वो किस मात्रा पर खत्म हो गया। अगर आपने ये चीज पकड़ ली तो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश बहुत सरल हो जाएगी। If you give your total attention and focus on the Hindi stresses, then it will be very easy to you to speak English. Because हम क्या करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रिक क्या है देखिए, हिंदी के वाक्य यदि आ ई ए की मात्राओं पर खत्म होते हैं तब ऐसे वाक्यों को हमेशा, देखो हमेशा शब्द लिखा मैंने, मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हाँ हो सकता है यार कि आ ई वाला वाक्य दूसरी वर्ब से भी बन जाए, कभी नहीं। हिंदी के वाक्य यदि आ ई ए की मात्राओं पर खत्म होते हैं तब ऐसे वाक्यों को हमेशा अंग्रेजी में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करके अनुवाद किया जाता है। देखिए, राम आया, सीता गई। देखो राम आया आ की मात्रा पर खत्म है सेंटेंस, सीता गई तो ये कौन सी मात्रा पर खत्म हो गया, ई की मात्रा पर। वे जल्दी चले गए, ये ए की मात्रा पर खत्म हो गया। पारस को पुरस्कार मिला, ये आ की मात्रा पर खत्म हो गया। चारों सेंटेंस को देखिए आप किस मात्रा पर खत्म हो रहे हैं। अगर हम लिखते हैं राम आता है तो ताहे पर वाक्य खत्म हो रहा है, मतलब आ की मात्रा पर नहीं हो रहा है। ठीक है, सीता जाती है, ये जाती है पर खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है गई, सीता गई तो वेंट है, सीता जाती है तो गो है, इतनी सी बात है। अब इनके ट्रांसलेशन देखिए जल्दी से। राम के बाद हमने कम नहीं लिखा, हमने केम क्यों लिखा,
क्योंकि राम आया लिखा है। सीता के बाद हमने वेंट लिखा, हमने गो नहीं लिखा क्योंकि सीता गई लिखा है। वे जल्दी चले गए, तो वे मतलब दे और जाना मतलब गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। और जल्दी को इंग्लिश में सून और अर्ली शब्दों से बताते हैं, कोई भी शब्द लगा सकते हैं, दे वेंट सून और दे वेंट अर्ली। पारस को पुरस्कार मिला, पारस गॉट प्राइज। क्लियर हो गए चारों सेंटेंसेस? तो आपको दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूं। क्लियर हो गई ये चीज? रिस्पॉन्स सर गो और कम का यूज कब होगा? गो यानी जाना होता है, कम मतलब आना होता है। सर जब तो कोई यूज आएगा कब? गो, हाँ वो अभी चिंता मत करो, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मेथड। ऐसी अपन को 22 मेथड्स पढ़नी है, तो तुम्हें वो भी पता चलेगा कि जब गो आता है तो क्या होता है। क्लियर हुआ सब? है ना? अभी अपन को फोकस एक एक चीज पर करना है। हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ बोलो। बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ क्या? चलिए, अब यहाँ पर एक एक सेंटेंस आ रहे हैं, उन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट, हाँ बोलिए। सर जैसे कल आपने व्हाट का मतलब बताया था कि जैसे कि कोई समस्या है तो व्हाट्स प्रॉब्लम बोलेंगे, सर ऐसी देन का भी अलग यूज होता है? मैंने कल ये नहीं बताया था कि कोई समस्या हो तब व्हाट का प्रयोग करते हैं। मैंने कल क्या बताया था वो, आपने जी बताया था कि व्हाट का मतलब क्या होता है, बट सर उसके लिए कौन भी बोल सकते हैं, मतलब जैसे जब समस्या बोलते हैं तो व्हाट्स प्रॉब्लम। अब फिर से सुनना, फिर से मुझे अच्छे से सुनना, सभी लोग सुनना। जो बात शुभ ने पूछी है, ठीक है, वो मैं क्लियर कर देता हूं सबको, ध्यान से सुनना। व्हाट का हिंदी अर्थ क्या होता है, चलो इसको हम बाद में लेंगे, अभी इस सेशन के बाद जब हम व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे तब आपको बताएंगे। चलो, तो अभी फिलहाल हम चलते हैं प्रैक्टिस पर। देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने होगा, सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए। आपके सामने देखो, अखबार जब आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो, तो आपको ने वाले वाक्य मिलते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? सरकार। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, वेरी गुड। देखो, न्यूज़पेपर कौन कह रहा है? न्यूज़पेपर तो इसमें है ही नहीं बेटा, है ना? तो सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, तो यहाँ सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? गवर्नमेंट। अब हमारी वर्ब क्या है? बढ़ाना। हमें मालूम है कि ने वाला सेंटेंस है, अब हमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस वर्ब के सेकंड फॉर्म के घर में घुस जाना है और उससे कहना है कि चलो हमारा सेंटेंस बनाने के लिए चलो। तो हम किसको बुला लाएंगे? वर्ब के सेकंड फॉर्म को बुला लाएंगे। तो बढ़ाना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज, और इंक्रीज का सेकंड फॉर्म होता है इंक्रीज। तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द रेट ऑफ पेट्रोल। ठीक है, सभी को समझ में आया? गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द रेट ऑफ पेट्रोल। क्लियर है? अब इस ऐसे ही सेंटेंस आपके सामने और आ रहे हैं, एक एक करके 12 सेंटेंस आपके सामने आएंगे। तो सभी लोग मुझे एक एक करके माइक का रिस्पॉन्स खोल करके ठीक उनके जवाब देंगे। चलिए, ये है आपका दूसरा सेंटेंस, हमें मनीष ने होमवर्क दिया। इसका जो भी ट्रांसलेशन कर सके उसको माइक ओपन करे और अपना ट्रांसलेशन बोले। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करे और इसका ट्रांसलेशन मुझे बताए। सर स्क्रीन पर सर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं? बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। ओहो, स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे। एक मिनट, अब दिखाई दे रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। सर मनीष केम होमवर्क मी। वेरी गुड। मनीष गेव होमवर्क टू अस करना है मंजू जी, यहाँ ध्यान रखना। हम आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे जब, तो आपको मी क्या होता है, अस क्या होता है, माइन क्या होता है, योर क्या होता है, ये प्रोनाउन के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। हम आपको 8 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ाएंगे जल्दी, ठीक है? और उसमें आप सीखेंगे कि कब हमें मी लगाना है, कब हमें
अस लगाना है। तो बिल्कुल सही कहा है मंजू ने, यहाँ पर बताया कि हमें मनीष ने होमवर्क दिया, मनीष सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं, ट्रांसलेशन भी करते जा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कोई भी बात। 1 मिनट, ओके। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये देखिए स्क्रीन सबको सही दिखाई दे रही है? हाँ, ओके। ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा, चलो ये देखो पहले आ गया मनीष, हमारा आ गया सब्जेक्ट, ओके। और इसको हम और बड़ा करते हैं जिससे आपको और अच्छा दिखे। सर पहले फर्स्ट वाले का बना दीजिए। हाँ मैं बना रहा हूँ, चिंता मत करिए। कौन बोल रहे हो आप? प्रिंस। हाँ प्रिंस। अब देखो प्रिंस, यहाँ लिखा है सरकार ने पेट्रोल के दाम, टेंशन नहीं लेना है हमें। यहाँ पर लिखा है सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए। यदि हम ऐसा बोले पेट्रोल के दाम सरकार ने बढ़ाए, या हम ये बोले बढ़ाए पेट्रोल के दाम सरकार ने, सरकार कहीं भी चली जाए हमारा कर्ता गवर्नमेंट ही रहेगा, क्योंकि उसमें नी जुड़ गया, और नी जुड़ने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया गवर्नमेंट। ओके, क्लियर हो गया? गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म है GOVT। अब बढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज, तो अपन ने यहाँ पर ये इंक्रीज कर दिया, और फिर हमने लिख दिया द रेट ऑफ पेट्रोल, ठीक है, और हमारा ट्रांसलेशन तैयार हो गया। देखो आपको ये चीज जो है वो अभी रिटन दिखाई दे रही है, आपको लिख कर नहीं सीखना है, आपको ट्रिक सीखना है और डायरेक्ट बोलना सीखना है। मतलब ऐसे नए वाले अगर हम 100 वाक्य भी आपको बोलते जाएं तो आपको अंग्रेजी फटाफट आनी चाहिए। हमें लिखने वाली अंग्रेजी नहीं सिखाना है, हमें बोलने वाली अंग्रेजी सिखाना है, इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है? ओके, क्लियर हो गया पहला सेंटेंस? चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, हमें मनीष ने होमवर्क दिया। अब हमने क्या लिख दिया जल्दी से, मनीष, और गिव क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गिव, और फिर हमने लिखा होमवर्क, और होमवर्क के बाद अब हमें शब्द के लिए हमें अस लगाना है और फुल स्टॉप लगाना, हमारा सेंटेंस बन गया। तीसरा सेंटेंस, उसने आज कुछ नहीं खाया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर इस नहीं को भी निकाल रहे, नेगेटिव बनाना अपन बाद में सीखेंगे। उसने आज कुछ खाया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा जल्दी बताइए। He ate something. He ate something, very good. He ate something, सही जवाब, बिल्कुल। और इसमें परेशानी कुछ नहीं, हमने क्या किया, अब ध्यान देना सभी लोग, मुझे बहुत ध्यान से सुनना। देखो ही का मतलब अपन पढ़ते हैं हमेशा वह, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पढ़ते हैं कि आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, ही मतलब वह, बिल्कुल सही पढ़ते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब प्रोनाउन में आप ने शब्द जोड़ देते हैं तो आई का अर्थ मैंने हो जाता है, आपका यू का अर्थ तुमने हो जाता है, इसी तरह वी का अर्थ हमने हो जाता है, इसी तरह दे का अर्थ उन्होंने हो जाता है, इसी तरह ही का अर्थ उसने हो जाता है। तो अब आप ही के दो अर्थ पढ़ा करें, ही मतलब वह भी और ही मतलब उसने भी। अब आप ही का अर्थ उसने कब लगाओगे, जब जब आपको ही के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो आप समझ जाया करो कि यहाँ ही जो है वह का अर्थ नहीं, वह उसने का अर्थ ला रहा है। आ रही बात समझ में? जैसे अगर मैंने लिख दिया आई एट समथिंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैंने कुछ खाया, वी एट समथिंग, हमने कुछ खाया, दे एट समथिंग, उन्होंने कुछ खाया। तो जब जब प्रोनाउन के बाद सेकंड फॉर्म वर्ब के आते हैं तो प्रोनाउन अपना मूल अर्थ बदल देता है और वह एक दूसरा अर्थ ले लेता है। जैसे उसने मुझे बुलाया, अब उसने मुझे बुलाया में कहीं आपको वह नहीं दिख रहा और आपकी आदत है कि ही मतलब वह, तो उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, जल्दी से वाक्य बन जाएगा। तो प्रोनाउन के संदर्भ में आप ध्यान रखें कि आई का अर्थ मैं भी होता है, आई का अर्थ मैं ने भी होता है, यू का अर्थ तुम होता है, तुमने भी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर उसने आज कुछ खाया के लिए लिखा है ही एट समथिंग, और फिर हम एडवर्ब जोड़ देंगे टुडे, मतलब आज उसने कुछ खाया, बिल्कुल सही। मैंने उसे मैसेज भेज दिया, इसकी अंग्रेजी बोलिए। आई सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड, आई सेंड
मैसेज, मैसेज। हाँ। अब आई सेंड मैसेज उसे के लिए लिखना है। अब हमें उसे के लिए क्या लिखेंगे? यदि लड़की है तो हर लिख देंगे, यदि लड़का है तो हिम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो गया। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन का। आई सेंड मैसेज, अब टू हर भी लिख सकते हैं, अगर आप टू नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा। आई सेंड मैसेज टू हर या टू हिम, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर पांचवा सेंटेंस है, शुभ ने सर को गुड इवनिंग कहा। जल्दी से बताइए। सर शुभ टोल्ड। वेरी गुड, शुभ टोल्ड, बहुत अच्छा। हाँ, फिर शुभ गुड इवनिंग टोल्ड। सर। अब शुभ टोल्ड गुड इवनिंग टू सर। सर, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छी बात, सर, वेरी गुड। हाँ, गुड इवनिंग के बाद टू क्यों आएगा? देखो क्या होता है कि, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनना, मुझे सभी लोग अच्छे से सुनना। यदि कोई कुछ पूछता है तो आप कुछ नया सीखते हैं, इसलिए पूछने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ मंजू जी ने, मंजू बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ मंजू ने पूछा है कि यहाँ टू क्यों आया है। ध्यान दीजिए, टू का प्रयोग अंग्रेजी में लक्ष्य के लिए किया जाता है। लिख लो रजिस्टर में ये बात, जब हम किसी लक्ष्य को दर्शाते हैं तो हम उसके पहले टू लगा देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब अपन एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन लिखने के पहले हम टू लिखते हैं, फिर लिखते हैं द प्रिंसिपल। मैंने कई जगह पूछा है कि भाई ये एप्लीकेशन में हम टू लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो कई बच्चों का जवाब था, रश्मि ध्यान से सुनना, मुझे है ना स्कूल में ये बात बच्चों को जरूर सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो टू है, जो एप्लीकेशन में हम टू लिखते हैं तो बच्चे कहते हैं उसका मतलब होता है सेवा में या प्रति। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां हिंदी में सेवा में और प्रति लिखते हैं हम, और जो अंग्रेजी में टू लिखते हैं उसका अर्थ सेवा में और प्रति नहीं होता। हम किसको एप्लीकेशन देने का लक्ष्य बना रहे हैं? प्रिंसिपल को। इसलिए प्रिंसिपल के पहले क्या लिख देते हैं? टू, और फिर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। इसी तरह आप एक सेंटेंस सुनते हैं बहुत ज्यादा, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो मार्केट के पहले जो टू लगा है उसका अर्थ को नहीं है। वो क्यों लगा है? क्योंकि किसी के जाने का लक्ष्य कहां पर है? मार्केट है, इसलिए मार्केट के पहले टू लगाया। अब यहाँ मंजू का कहना है कि सर गुड इवनिंग के बाद टू क्यों लगा? तो सब शुभ ने जो कहा है गुड इवनिंग, वो किसको लक्ष्य बनाकर कहा है? सर को। मतलब जो बात उसने कही है वो, उसका टारगेट कौन है? उसके डेस्टिनेशन कौन है? उसका डेस्टिनेशन है सर, इसलिए उसने उसके पहले क्या लगा दिया? टू। आई बात समझ में आपको? यस सर। हाँ, तो टू का प्रयोग सभी लोग लिख लें। पहला यूज, टू प्रीपोजिशन अपन पढ़ेंगे। टू के कई यूज होते हैं। एक टू का यूज अभी आपने देखा ना घड़ी के समय के साथ, वहां टू का अर्थ क्या हो गया? कम। अब ये टू क्या हो गया? इस टू का अर्थ होता है को, और इसका उपयोग होता है लक्ष्य के लिए। जब सामने लक्ष्य होता है तो हम उसके लिए पहले टू लगा लेते हैं, फिर लक्ष्य लिखते हैं। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एप्लीकेशन का उदाहरण दें। एप्लीकेशन में टू क्यों लगाते हैं? तो एप्लीकेशन में टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम टू के बाद लक्ष्य लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, टू द कलेक्टर, टू द मैनेजर। यानी जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए हमने लिखा है शुभ टोल्ड गुड इवनिंग टू सर। शुभ ने कहा गुड इवनिंग किसको? सर को कहा। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, इस टू को भी अपन बहुत सारे यूज है, टू के बहुत सारे यूज है, हम आपको बताएंगे। चलो नेक्स्ट है, पुलिस ने चोर पकड़ लिया। पुलिस कॉट टू थीफ। वेरी गुड। तो सारे जवाब अगर मंजू देगी तो बाकी लोग क्या सीखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस, ध्यान दीजिए, अमेरिकन इंग्लिश में पुलिस को कोप भी कहते हैं, COP। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में कोप कहते हैं। देखो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में इतना अंतर है, जैसे अपने यहाँ टैक्सी कहते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश वाले कैब कहते हैं। अपने यहाँ किसी चीज को पोस्ट कहते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश वाले मेल कहते हैं, MAIL, मेल, जो ईमेल भेजते हो आप लोग। ठीक है, और इसी तरह पुलिस को इन ब्रिटिश इंग्लिश में पुलिस कहते हैं और वहीं अमेरिकन इंग्लिश में कॉप कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा यूज होती है, अमेरिकन एक्सेंट कम यूज होता है।
यहाँ कैच क्रिया का मतलब होता है कॉट। अब देखो जब पुलिस शब्द आया है तो हम अरेस्ट का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस किसी चोर को हाथ से नहीं पकड़ती है, वो उसे गिरफ्तारी करती है। तो गिरफ्तार करने के मूड में अपन क्या करेंगे? अरेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुलिस अरेस्टेड द थीफ। टू थीफ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ओके, जी सर। वेरी गुड। आप ये मत सोचना कि बिल्कुल सही है, लेकिन एक सेंसिबल लैंग्वेज को हम ट्रीट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट पर पुलिस है तो अरेस्टेड लिखेंगे। यदि यहाँ पर लिखा था राम तो हम कॉट लिख देते। राम ने चोर को पकड़ा तो राम कॉट ही करेगा, ठीक है, लेकिन पुलिस करेगी तो वो अरेस्ट करेगी। ठीक है, गिरफ्तार करना। हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर आप वर्ब सर ग्रुप पर डाल देना। वर्ब की 300 वर्ब की अभी लिस्ट में ग्रुप पर डालूंगा। 300 वर्ब्स हैं, उनके तीनों फॉर्म है, हिंदी भी लिखी है, और मैं अभी इस बैच के बाद आपको ग्रुप में भेज दूंगा। और सुनो, जो भी फाइल, जो भी मैटर मैं ग्रुप पर भेजता हूँ, जैसे आज मैंने कल एक मैसेज भेजा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, 3 लिटिल स्टोरीज पढ़ी थी आपने? एक मैसेज भेजा था मैंने ग्रुप पर जिसमें 3 लिटिल स्टोरीज थी। जिनने नहीं देखा हो तो वो ग्रुप में जाकर के देख लें। बहुत अच्छी स्टोरीज हैं उसमें। फेथ और उसमें होप, ये सारी चीजों को बहुत छोटे से शब्दों में बताया गया था। छोटी छोटी चीजें पढ़ने से हम सीखते बहुत हैं। चलिए, चोर को जज ने सजा दी। अगला सेंटेंस है। जज पनिश्ड द थीफ। हाँ, कोई एक बोले मंजू को छोड़कर। सर, जज पनिश्ड द थीफ। बिल्कुल सही। जज punished, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये मैं समझ के सर लिख नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, जज और punished the thief, बिल्कुल सही। और किसने बोला ये सेंटेंस? सर मैंने भी बोला, मैंने बोला है और एक और स्टूडेंट है आई थिंक। आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं रश्मि। अच्छा, हाँ रश्मि बोल रहे हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे सबकी आवाज को जल्दी से एस्टिमेट करने लगूंगा। ठीक है रश्मि, बहुत सही है। जज थीफ। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो हम कह देते चोर को जज ने फांसी दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फांसी शब्द का यूज करता तो यहाँ फांसी के लिए, ठीक है, यूज होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन, ये शब्द फांसी शब्द के लिए यूज होता है। ठीक है, होता है फांसी। तो आप ये शब्द अपनी जानकारी के लिए नोट कर लें। बहुत अच्छा रश्मि, थैंक यू। अब जल्दी से बताएं, डॉक्टर ने मरीजों को दवा दी मंजू को और रश्मि को छोड़कर। डॉक्टर गिव मेडिसिन पेशेंट्स। सर, डॉक्टर gave medicines हाँ। to patients, to the patients. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं लिख नहीं रहा हूँ। शाहरुख ने गाना गाया। नेक्स्ट। शाहरुख सिंह सॉन्ग। सिंह लगा दिया है। देखो शाहरुख, हाँ, ने वाले वाक्य में कभी फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सही। अब ध्यान रखो, ट्रिक याद रखो, ने वाला वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से धोखे से भी नहीं बनाना है। धोखे से भी नहीं बनाना है। बाय मिस्टेक वी हैव नॉट टू मेक द सेंटेंस विच हैज ने शब्द, जिसमें ने शब्द हो, ऐसे एंडी सिंग। ठीक है, और संग होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ सॉन्ग जोड़ दिया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। हमने क्लास अटेंड की। वी अटेंडेड द क्लास। वेरी गुड। इतनी स्पीड से बोलना है। कौन बोल रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बोल रहा है। ठीक है, वी अटेंडेड द क्लास। वेरी गुड। देखो, मैं आपको इन सब से एक ट्रिक समझा रहा हूँ, वो ट्रिक सबको समझ में आ रही होगी। हम 12 सेंटेंस बना चुके हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म से। वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज अंग्रेजी में क्या होता है ये भी सीख रहे हैं आप, और आप ये भी सीख रहे हैं कि हिंदी की कौन सी बातों के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। हमें दोनों चीजें सीखना है। हमें अंग्रेजी से हिंदी भी सीखना है और हमें हिंदी से अंग्रेजी भी सीखना है। अगर कोई अंग्रेजी बोले
और वो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करता जा रहा है, तो हम अपने दिमाग में हिंदी क्या लगाते जाएंगे, आ ई ए, यानी ये जो बातें कह रहा है वो आ ई ए शब्द वाली कह रहा है। और अगर कोई हिंदी में आ ई ए वाली बातें बना रहा है तो हम उसको अंग्रेजी में वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाते जाएंगे। तुमने झूठ बोला, You told a lie. You told a lie. वेरी गुड। बनाना सभी को मन में, ध्यान रखना, सभी लोगों को अपने मन में ये बात कह लेना है, you told a lie, मतलब तुमने झूठ बोला। और अंतिम सेंटेंस है, उन्होंने मंदिर पर हमला, They attacked on temple. Attacked on the temple. हाँ अब देखो, दे, हमने दे मतलब वे पढ़ा है, लेकिन अब दे का एक मतलब अपन क्या पढ़ेंगे, उन्होंने, है ना। दे का एक मतलब वे और दूसरा मतलब उन्होंने, और उन्होंने आएगा तो वर्ब का सेकंड आएगा। उन्होंने मंदिर पर हमला किया, ठीक है, दे अटैक्ड ऑन द टेम्पल, ऑन द टेम्पल। ओके, तो निश्चित रूप से ये सारे सेंटेंसेस आपको इस मेथड के बारे में सब चीजों को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। एक सेंटेंस शायद मैंने छोड़ दिया था, डॉक्टर वाला, है ना, यहाँ ये, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसी तरह आप अपने रजिस्टर में नोट्स बना लें। डॉक्टर गेव, ठीक है, ये गेव हो गया, मेडिसिन टू द पेशेंट, टू द पेशेंट। ये तो ये हमारे पूरे सेंटेंसेस, बाकायदा जो हमने 12 सेंटेंस आपको दिए हैं, ये सारे 12 के 12 सेंटेंसेस जो हैं हमारे ट्रांसलेट हो गए हैं, सभी ने सही ट्रांसलेट किया है। ठीक है, अब हम लौटते हैं अपनी वापस स्क्रीन पर। इसको आप, हाँ सर, पेशेंट का प्लूरल फॉर्म पेशेंट ही होता, पेशेंट्स होता है, एस लगाएंगे सर यहाँ। हाँ, मरीजों को, अच्छा मरीजों को लिखा, वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान देकर सीखना, पेशेंट्स लगा दिया नीचे, ठीक है, वेरी गुड। तो थोड़ा सा हमें अवेयर भी रहना है, तो यहाँ हमने मरीज नहीं मरीजों को लिखा था, इसलिए एक मरीज नहीं बहुत सारे, वेरी गुड, पेशेंट्स लगा दिया। तो निश्चित रूप से इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये स्क्रीनशॉट्स आप अपने ग्रुप में भी पोस्ट करेंगे, जिससे जो लोग नहीं स्क्रीनशॉट ले पा रहे होंगे तो वो भी अपने सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर मैं सारी वर्ब्स को आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये इंक्रीज का यूज हुआ, ये गेव का यूज हुआ, ये सेंट का यूज हुआ, ठीक है, ये टोल्ड का, सॉरी, ये टोल्ड का यूज हुआ। मैं सारे वर्ब्स को रेड फॉर्म में कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको ये अलग से दिखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ सेकेंड फॉर्म यूज किया है। ठीक है, ये ठीक है, बाकी को अपन बाद में करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर को, और अब मेन स्क्रीन पर वापस लौट आया हूँ अब, और मेन स्क्रीन पर आपसे अब बात करूंगा। ठीक है, शुभ सैड गुड इवनिंग सर, गुंजन नामदेव ने लिखा। एक बात ध्यान रखिए, अब मैं जो ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है, तो एक क्रिया कहने के लिए, और आप लोग चैट बॉक्स देखें, चैट बॉक्स में मैंने बिड लिखा है, ध्यान दीजिए, बिड मतलब भी कहना होता है, अभी तक आप जानते हैं। एक रजिस्टर और पेन अगर आप लिए हो तो आप अपने रजिस्टर और पेन में लिखें कहना, बोलना, बताना और सुनाना। लिख लिया सबने? कहना, बोलना, बताना और सुनाना, इतने शब्द लिख लिए सबने? अब इनके लिए वर्ब लिखो, इन सब के लिए एक ही वर्ब होती है। चलिए, टेल, टोल्ड, टोल्ड, पहली वर्ब लिख लीजिए टेल, टोल्ड, टोल्ड। दूसरी वर्ब लिख लीजिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तीसरी वर्ब लिख लीजिए से, ऐसे वाय से, और उसका सेकंड फॉर्म सैड। लीजिए, मैं यहां बना रहा हूं, कहना, बोलना, बताना और सुनाना, सब शब्दों के लिए ये वर्ब आपको यूज करनी है। टेल का फॉर्म आपको यूज करना है टोल्ड, सॉरी टोल्ड, और फिर आपको करना है यूज टोल्ड। ओके, चलिए, और फिर इसके बाद आएगी से वर्ब, से वर्ब का आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है सैड, और थर्ड भी यूज करना है सैड। फिर आपको अगर नहीं करना ये दोनों यूज, तो आप स्पीक का कर लीजिए, स्पीक आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है स्पोक, और स्पोक के बाद आपको करना है थर्ड फॉर्म में स्पोकन।
ठीक है। इसके बाद यदि आप चाहें तो आप बिड का यूज कर सकते हैं, बिड, और सेकंड फॉर्म उसका होता है बैड, और ठीक है, और थर्ड फॉर्म होता है बिडन। इसका मतलब भी होता है कहना। तो अगर आपको ये भी यूज नहीं करना तो आप अटर का यूज कर लीजिए। अटर मतलब होता है कहना, बोलना, बताना, सुनाना, और अटर्ड इसका सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, ये अटर्ड होता है। इतनी क्रियाएं आप बोलना, कहना, बताने के लिए लगा सकते हैं। तो बिड मतलब भी होता है क्या, कहना। तो आपसे कोई कहे कि आई बैड गुड इवनिंग, तो बैड मतलब, अब देखो बैड के होमोफोन, देखो बैड के होमोफोन भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक होता है BAD, बैड मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है, BAD बैड मतलब बुरा। फिर होता है BED बैड, ये होता है बिस्तर वाला बेड, है ना। फिर अपना तीसरा बेड कौन सा हो गया, ये वाला। ये तीनों पढ़े जाते हैं बेड, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ये बिड क्रिया का सेकंड फॉर्म है, BAD बेड, ठीक है। एक बार परीक्षा में आया था लिखने के लिए कंपटीशन एग्जाम में, बेड के होमोफोन्स लिखिए। ये तीनों बेड होते हैं, ठीक। तो एक बुरा होता है, एक बिस्तर होता है, और एक कहना वाली क्रिया का सेकंड फॉर्म बेड। क्लियर हो गया सभी को? चैट बॉक्स में बाय बनाएंगे आप लोग, हाँ चैट बॉक्स में बाय बनाएंगे, वेरी गुड, ओके, ठीक है। चलिए अब आपको मैं, देखिए आपको करना क्या है अब घर पर, ठीक है। घर पर क्या करना है, आपके पास ऐसा अखबार आता होगा, अखबार दिखाई दे रहा है आपको, सबको दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अब अखबार पढ़ते वक्त आपको ने वाले वाक्य ढूंढने हैं। देखो कोई पढ़ के बताइए क्या क्या लिखा है सामने। सरकार ने तारीख बढ़ाई, बस इतना ही, बस हो सकेंगे तब। अरे नहीं, हाँ वेरी गुड। तो देखो अब अपन अखबार पढ़ेंगे ना, तो अपन को अखबार पढ़ते वक्त ने वाले वाक्य ढूंढने हैं कल से। कौन से वाले वाक्य, ने वाले। तो सरकार ने तारीख बढ़ाई, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा शुभ? यस सर। गवर्नमेंट इंक्रीज हाँ। द डेट। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ किसी चीज, अरे अब सुनो मेरी बात सुनिए, किसी चीज की तारीख बढ़ाना एक्सटेंड आता है, एक्सटेंड, इंक्रीज नहीं आता। इंक्रीज होता है किसी चीज के लेवल को बढ़ाना। लेवल जब बढ़ता है तो इंक्रीज वर्ब आती है। रजिस्टर में लिखो ये बात, रामेश्वरी मैडम आप जरूर लिखो, ठीक है। जब कोई लेवल बढ़ता है तो वो इंक्रीज होता है। जैसे पेट्रोल के दाम का जो लेवल है वो क्या हुआ, इंक्रीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, टाइम, जब टाइम बढ़ता है, किसी भी प्रकार का टाइम बढ़ाया जाता है तो फिर वो कहलाता है एक्सटेंड, ठीक है। तो सरकार ने तारीख बढ़ाई, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होगा, गवर्नमेंट इंक्रीज्ड नहीं, एक्सटेंडेड द डेट। और प्रदेश में अब 7 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले, इस पर अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि आगे की मेथड जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि बाकी की चीजों को बताएंगे कैसे। अब ये छोटा सा सेंटेंस दिख रहा होगा आपको, इसको पढ़ेंगे कोई, ऊपर वाला सेंटेंस ये जो लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा सांसदों को दी जानकारी। हाँ इसकी अंग्रेजी करके बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा सांसदों को दी जानकारी। अब अपन को क्या करना है, अपन को अपनी ट्रिक यूज करना है। इसमें वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, इसमें वाक्य का सब्जेक्ट है, क्या है, हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, वेरी गुड, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। अब इसमें वर्ब क्या है, जानकारी देना। तो देना मतलब गिव, और गिव का सेकंड फॉर्म गिव। जानकारी को कहते हैं इंफॉर्मेशन, है ना। तो हमारा आधा सेंटेंस बन गया बिना पेन कागज के। द हेल्थ मिनिस्टर, द हेल्थ, हेल्थ कहना है, हेल्थ नहीं होता है। हेल्थ क्या है कि पॉपुलर फॉर्म हो गया तो हेल्थ कहते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल वो होता है हेल्थ, दा का उच्चारण आता है। ऐसे ही कुछ लोग बिथ कहते हैं, बिथ, तो बिथ नहीं होता, विद होता है, विद, WITH, विद पढ़ते हैं। इसी तरह HEALTH, हेल्थ पढ़ते हैं, गुड हेल्थ, ठीक है। आप अगर एडवर्टाइजमेंट सुनेंगे इंग्लिश में
तो आप एडवर्टाइजमेंट में देखिए, ठीक है, न्यूट्रेला ऑयल का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें वो हेल्थ नहीं कहते, ठीक है, हाँ लिखा जरूर आता है पेपर में, अपन बहुत जगह पढ़ते हैं हेल्थ, लेकिन वो होता है हेल्थ, ठीक। द हेल्थ मिनिस्टर, ठीक, गेव इंफॉर्मेशन। अब गेव इंफॉर्मेशन, अब यहां पर मंजू हम टू का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे टू का प्रयोग? क्योंकि उसका लक्ष्य है किसको जानकारी देना? भाजपा सांसदों को। तो अब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? द हेल्थ मिनिस्टर गेव इंफॉर्मेशन टू द एमएलएज ऑफ, सॉरी एमएलएज नहीं, यहां पर आ जाएगा एमपीज ऑफ बीजेपी। एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को इंग्लिश में एमपी कहते हैं। ध्यान दीजिए, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश भी होता है, लेकिन जब एम के बाद, इस चीज को लिख लें, एम के बाद यदि हम बिंदी रख करके पी लिखते हैं तब वो मध्य प्रदेश बन जाता है, और यदि हम एम के बाद बिंदी ना रखें और पी लिख दें तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, ठीक है। ये अंतर होता है एमपी समझने में, कि सांसद लिखा है कि मध्य प्रदेश लिखा है। तो एमपीज का फुल फॉर्म अपन बना देते, सॉरी एमपी का प्लूरल बना देते एस लगाकर, तो एमपीज हो जाता है। तो हम बोलेंगे अब इस वाक्य को, द हेल्थ मिनिस्टर गेव इंफॉर्मेशन टू द एमपीज ऑफ बीजेपी। क्लियर हुई बात? यस सर। सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ, हम आपको इसलिए ये चीजें दिखा रहे हैं क्योंकि आपको वो वाले ट्रांसलेशन नहीं सीखना कि राम ने खाना खा लिया, सीता ने झूला झूल लिया, कुछ नहीं। अब आप जब अखबार पढ़ो तो अखबार में अपन को ऐसे सेंटेंस पर फोकस करना है जिनमें नी आता है, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। कोई पढ़ेगा इस सेंटेंस को? क्या लिखा है ये वाला? वृद्ध को बाइक ने मारी टक्कर। हाँ, रिफर। वृद्ध को बाइक ने मारी टक्कर। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वृद्ध को बाइक सवार ने लिखा है ना? सॉरी सर। अब दिखा सबको सही? हाँ 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 सही। हाँ, क्योंकि अब अपन को बाइक सवार पढ़ना पड़ेगा कि इंग्लिश में बाइक सवार क्या कहलाता है। तो इसका ट्रांसलेशन आपके मन में अब क्या बना? रश्मि अपना माइक और वीडियो ऑन करिए। यस सर। हाँ, इसमें सब्जेक्ट बताइए सभी को, सब्जेक्ट क्या है इस वाले वाक्य में? सर बाइक सवार है। बाइक सवार, बाइक सवार को क्या बोलेंगे अपन? मोटरसाइकिल राइडर। क्या बोलेंगे? हाँ सीखिए ना, बाइक राइडर भी होता है या मोटरसाइकिल राइडर भी होता है। राइडर मतलब होता है जो सवारी किए होता है, हुए होता है, वो कहलाता है सवार। तो क्लियर हो गया, द बाइक राइडर। सभी को क्लियर हो गया कब सब्जेक्ट है ना? चलो इसमें वर्ब बताओ क्या है? टक्कर मारना। टक्कर मारना को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ, हिट भी होता है। वेरी गुड। हिट वो होता है जब अपन अपने हाथ से किसी को टक्कर मार दें। ये है कौन सी टक्कर? ये है बाइक से मारी गई टक्कर, ठीक है। तो कोई बताएगा? और हिट भी होता है। वेरी गुड। किसी को कोई मालूम हो, कोई जानता हो? एक्सीडेंट तो दुर्घटना होती है मैडम, वो वर्ब नहीं है ना? चलो यहां पर आप, ठीक है, भिड़ना के लिए या टकराना के लिए, हाँ बताइए। अटैक मतलब हमला करना होता है ठीक है, अटैक नहीं आएगा, ठीक है। डैश क्रिया लिखिए, DASH, डैश। डैश मतलब होता है किसी को टक्कर मार देना, DASH, डैश। और टकराना को इंग्लिश में कहते हैं कोलाइड, COLLIDE। लिख लीजिए, जैसे टकराना को कोलाइड बोलते हैं,
ठीक है, COLLIDE। तो अब हमारे पास वर्ब भी आ गई और सब्जेक्ट भी आ गया इसका। तो हमारा सेंटेंस था बाइक सवार ने वृद्ध को टक्कर मारी, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आ या दा लगा सकते हैं, द बाइक राइडर डैश्ड अ ओल्ड मैन, द बाइक राइडर डैश्ड एन ओल्ड मैन। ठीक है, सभी को ट्रांसलेशन मिल गया, लिखा क्या आपने, द बाइक राइडर डैश्ड, या हिट भी लिख सकते हैं। हाँ, हिट जैसे रश्मि ने बताया था, हिट भी आ सकता है, लेकिन आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां आपको डैश मिलेगा, है ना, कोलाइड मिलेगा, COLLIDE कोलाइड। क्लियर हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस छोटे छोटे आपको क्या करना है, ठीक है, पेपर से निकालना है। सर आपने हाँ बोलो। एन क्यों लगाया आपने, द ओल्ड मैन या एन ओल्ड मैन? हाँ देखो, एन और दा के संदर्भ में आर्टिकल के बारे में ध्यान रखो। जब कोई डेफिनेट होता है तो हम द आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन इंडेफिनेट ऑब्जेक्ट मिलता है तो हम एन आर्टिकल लगाते हैं। मैंने ओल्ड के पहले एन इसलिए लगाया क्योंकि जो ओल्ड मैन है वो कहाँ का है हमें पता नहीं है, वो डेफिनेट नहीं, वो एक वृद्ध आदमी है ये तो मालूम है, लेकिन वो वृद्ध आदमी कहाँ का है। यदि मैं लिख देता द बाइक राइडर हिट द ओल्ड मैन ऑफ इंदौर, इंदौर के एक वृद्ध आदमी को, तो वृद्ध आदमी तो है लेकिन वो कहाँ का है, कैसा है, ये डेफिनेट नहीं हो रहा, इसलिए उसके आगे द आर्टिकल ना लगाकर हम एन आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अभी इंडेफिनेट है। ओके ओके सर। हाँ, और बाइक राइडर के पहले द आर्टिकल इसलिए लगाया है क्योंकि वो डेफिनेट हो गया। कौन सा राइडर, ठीक है, हॉर्स राइडर भी होता है, बाइक राइडर भी होता है, मोटरसाइकिल राइडर भी होता है, तो हमें एक पर्टिकुलर वर्ड मिल गया बाइक राइडर, तो वो डेफिनेट सब्जेक्ट हो गया, तो उसके पहले अपन ने दा लगा लिया। लेकिन ओल्ड मैन क्या है, एक इंडेफिनेट ऑब्जेक्ट है, वो डेफिनेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, जैसे अगर एज दे देते एंड द ओल्ड मैन ऑफ 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल के या 60 साल के, तो फिर वो डेफिनेट हो जाता, तो फिर हम द आर्टिकल लगा देते। आर्टिकल को लेकर की क्लास हम आपकी अलग अलग। ओके सर, है ना सर और आर्टिकल, हाँ पूछिए। सर मतलब जैसे आपने कहा ओल्ड मैन एज या कोई उसका प्लेस, मतलब कुछ भी उसके बारे में कुछ भी, मतलब थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाती, कुछ भी क्लू मिल जाता तो उसको दा में वो कर देते हैं। हाँ, अब देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक किताब है, तो मैं कहूंगा आई हैव अ बुक। क्लियर हो गया। तो बुक के पहले हमने लगाया ए आर्टिकल। क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता नहीं कि मेरे पास कौन सी किताब है, बुक ऑफ इंग्लिश, बुक ऑफ हिंदी, बुक ऑफ संस्कृत, बुक ऑफ कौन सी, हमें क्लियर नहीं है। तो जब तक हम बुक कहेंगे तब तक ए लगाएंगे। लेकिन अब मैं कहूंगा आई हैव द बुक ऑफ, ठीक है, इंग्लिश, मतलब अब पक्का हो गया कि मेरे पास कौन सी किताब है, इंग्लिश की किताब है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट डेफिनेट हो जाते हैं फिर हम उसके आगे लगा देते हैं क्या, दा। जैसे मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, तो आपको पता है कि मैं किस क्लास का स्टूडेंट हूं, नहीं मालूम ना, तो आप कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, तो देखो स्टूडेंट के बाद हमने बोल दिया आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, यानी पक्का हो गया कि मैं कौन सी क्लास का स्टूडेंट हूं, 12th क्लास का। इसलिए अब हम आर्टिकल ए ना लगाकर क्या लगा देंगे, द आर्टिकल लगा देंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कंफर्म हो गया, आ गया। जैसे मैंने कहा आई एम सिटीजन, आई एम अ सिटीजन, मैं एक नागरिक हूं, और मैंने कहा आई एम द सिटीजन ऑफ दमोह, तो ये तो क्लियर हो गया कि मैं कहाँ का नागरिक हूं, दमोह का नागरिक हूं। तब हम कहेंगे द सिटीजन ऑफ दमोह, लेकिन हम दमोह को निकाल लें तो फिर हम कहेंगे आई एम अ सिटीजन। आई एम अ सिटीजन, पता ही नहीं कहाँ के सिटीजन है, नागरिक तो हैं लेकिन ये पता नहीं कहाँ का नागरिक है, इसलिए हम ए आर्टिकल लगाएंगे। तो जब जब आपके ऑब्जेक्ट अनिश्चित हो, इंडेफिनेट हो, तो ए लगाइए, और यदि उसके आगे कुछ लिख जाता है तो वो डेफिनेट बन जाता है तो दा लगाइए। ये छोटा सा लॉजिक है। क्लियर? ओके सर। हाँ चलिए, तो सर, आप हाँ सर एक डैश का मतलब खालिस्तान होता है ना? हाँ, डैश का मतलब, डैश एक पंक्चुएशन मार्क होता है ना, जो हम किसी भी पैराग्राफ के आगे लगाते हैं, किसी सब हेडिंग के आगे जो लगाते हैं उसको भी डैश कहते हैं। तो डैश के दो मतलब होते हैं। तो जैसे
जैसे डेट होता है, डेट मतलब दिनांक भी होता है, डेट यानी पिंड खजूर भी होता है ना। क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब एक गेम भी होता है, और क्रिकेट मतलब झींगुर भी होता है। तो अंग्रेजी में क्या है, एक शब्द के दो मायने होते हैं। जिन शब्दों के दो मायने होते हैं, शब्द एक होता है, उसे पैरोनिम्स कहते हैं, है ना। तो आप इसको पैरोनिम्स में लिख लीजिए। माइक को म्यूट कीजिए आप। हाँ, एक मिनट। अब तकनीकी भाषा में डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड क्यों होता है, वो डैशबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर हम सारी चीजों को क्या करते हैं, एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो वो डैशबोर्ड तकनीकी भाषा का शब्द है। अब तकनीकी भाषा में देखिए, मिटाना को डिलीट कहते हैं, और हम अगर बोर्ड पर कुछ लिखा है तो उसको डिलीट नहीं, इरेज कहते हैं। तो हर क्षेत्र का शब्द अलग अलग होता है। जुडिशियल लैंग्वेज अलग होती है, बिजनेस और ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होती है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। अब देखो, बैंक के कभी कभी लेटर आते हैं, बैंक के कभी मैसेज आते हैं, तो आपको पढ़ने में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी शब्दावली अलग है। न्यायालय के आदेश जब आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश में, तो आप उनको नहीं कर पाते ट्रांसलेट। क्यों? क्योंकि वो जनरल लैंग्वेज में नहीं लिखे, उनकी न्यायालय की भाषा अलग है, वो आपको शब्दावली अलग पढ़नी पड़ेगी, है ना। जैसे देखिए, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में पर्टिकुलर का मतलब होता है वस्तुएं। जब आप कहीं से बिल मांगोगे किसी दुकानदार से, तो वो लिखता है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, निश्चित, है ना। तो अब देखो, पर्टिकुलर मतलब होता है निश्चित, लेकिन बिजनेस शब्दावली में पर्टिकुलर का अर्थ क्या होता है, पर्टिकुलर का अर्थ होता है वस्तुएं। तो वो लिख देता पर्टिकुलर, तो फिर उतनी सामान लिख देगा और आपको बिल दे देगा। तो ऐसे हर क्षेत्र की शब्दावली क्या होती है, अलग अलग होती है, बस उसे हमें सीखते रहना पड़ता है। आ रही बात समझ में आपको? इसलिए वहां डैश का अर्थ जो है पंक्चुएशन मार्क्स के रूप में होगा, पैराग्राफ के आगे लगाते हैं। वर्ब के रूप में डैश का अर्थ क्या है, भिड़ना, किसी से टकरा जाना, ठीक है, वो डैश कहलाता है, ठीक। और एक डैशबोर्ड, ये आ गया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वर्ड। डैशबोर्ड मतलब होता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सारी चीजों को एक साथ हम देख सकते हैं, उसको डिस्प्ले बोर्ड भी कहते हैं और डैशबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो भाषा को लेकर के बहुत सारी विविधताएं होती हैं, ये हमें धीरे धीरे जानने में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे जो हमारे सामान्य शिक्षक होते हैं स्कूलों में, ठीक है, जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं रियल टीचर। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रियल टीचर के रूप में नहीं, मैं टेली टीचर हूँ। कौन सा टीचर हूँ? टेली टीचर। टेली टीचर का मतलब होता है वे टीचर्स जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो स्कूल वाला शिक्षक कहलाने लगा रियल टीचर, एक नया शब्द आ गया टेली टीचर। जो कंप्यूटर पे पढ़ाएगा वो टेली टीचर कहलाएगा। तो ऐसे शब्दों का भराव जो है भाषाओं में होता रहता है, लेकिन हमें धीरे धीरे सब चीजें जानना पड़ती रहती है। हाँ सर, तो सर अभी सारी पढ़ाई ऑनलाइन पे चल रही थी सर, जो स्कूल का रियल टीचर है वो भी टेली टीचर कहलाएगा? नहीं, देखो, अपन पुकारेंगे उसको, वो कहलाएगा नहीं, उसको कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन ये कहलाती है वर्चुअल क्लास। कौन सी क्लास कहलाती है? वर्चुअल क्लास। वर्चुअल क्लास में टेली टीचर होता है और रियल क्लास में रियल टीचर होता है ना। तो वर्चुअल क्लास में टेली टीचर ही टीच करते हैं। तो आपके जो स्कूल के टीचर है वो टीचर ही कहलाएंगे, लेकिन उनको यदि अपन कहीं लिखेंगे तो हम उनको कहेंगे कि टेली टीचर्स। टेली टीचर्स मतलब होते हैं वो टीचर्स जो हमें तकनीक के माध्यम से शिक्षा देते हैं, वो हमें कभी रियल मोड में दिखाई नहीं देते, रियल मोड में मिलते नहीं है, ना हम उनसे मुलाकात कर सकते, ठीक है। तो क्लासरूम टीचर भी कहते हैं उनको, क्लासरूम टीचर भी इसे पुकारते हैं। तो ये टेली टीचर एक नया शब्द आ गया, मतलब a teacher who is using the technology to teach the students, it is called the tele teacher. So tele teacher is full with the technologies and he uses all the technologies to teach the students. A real teacher is a simple teacher and it is in a classroom and he use the blackboard and whiteboard and chalk and pens and markers to teach the students. So in Corona period, you are enjoying the study with the tele teachers. All the teachers who are teaching to you from the schools, so they are called the tele teacher at that time. And whenever you go to school, you attend the class, you go into the classroom and the teachers comes in your school class, so that is called the real teacher. Okay, yes, DASH है रश्मि, ये DESH नहीं है, DASH है,
ठीक है, DASH डैश, वेरी गुड। तो ठीक है, 8:25 यानी 8 हो चुके हैं। हम क्लास को ठीक है कंक्लूडिंग मोड में ले जा रहे हैं, समापन की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास का फायदा क्या है। आज की क्लास का फायदा हमारा ये है। हाँ रमेश्वरी मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर जो पर्टिकुलर बताया था उसकी स्पेलिंग PAR आएगी ना? वही स्पेलिंग है, PARTICULAR, पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर मतलब निश्चित है ना, विशेष होता है। कौन सी भाषा में? जनरल। और बिजनेस लैंग्वेज में पर्टिकुलर का अर्थ होता है वस्तुएं। ठीक है, ओके चलिए। तो आज हमने मेथड फर्स्ट सीखी है, ने वाले वाक्य, बहुत सारे वाक्य सीखे। आज ने वाले वाक्यों का नेगेटिव फॉर्म नहीं सीखा हमने, नेगेटिव फॉर्म कल पढ़ेंगे हम। और भी एक चीज आपको बतानी थी, स्पेशल स्ट्रक्चर, लेकिन हम वो कल बताएंगे अब आपको। और आप ढेर सारे ने वाले वाक्य ठीक अपने अखबार से निकाल कर रखिए। कल की क्लास में हम आपसे वो वाक्य डिस्कस करेंगे जो आपको बनाने में परेशानी आई है। कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य मिलेंगे कि आपको उनके शब्द मालूम नहीं होंगे, वर्ब मालूम नहीं होंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे ने वाले वाक्यों का एक फोटो खींचकर आप उसमें डाल सकते हो, या आप लिख कर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अपन व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ने वाले वाक्यों को लेकर के दिन भर चर्चा करेंगे कल, और शाम को ठीक हम वो पढ़ेंगे जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना है, किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो 5 मिनट मुझसे हैं अभी, तो आप जल्दी से बताइए। पहले तो सभी लोग अपने वीडियोस ऑन किया करो। जब मैं आपसे बात करूं तो आप लोग वीडियोस ऑन रखा करो। ये काम आप लोग नहीं करना चाहते, ठीक है। हाँ, अब मुझे पता तो चलता है कि मेरे स्टूडेंट कैसे हैं, थके हारे बैठे हैं कि अच्छे से बैठे हैं, है ना, कि ऐसा तो नहीं मुझे जबरदस्ती सुन रहे हैं। सारी चीजों का मुझे एक हाँ देखो सब हंस रहे हैं, मतलब ठीक है। तो प्रिंस, तुमने आज सीख ली सेकंड मेथड। अब एक्चुअल क्या होता है मैं जानता हूँ कि यू आर एंजॉइंग द क्लास एट योर हाउस, एंड इन योर हाउस यू आर इन योर मूड। ठीक है, सो यू आर नॉट ड्रेस्ड अप वेल, you haven't any makeup on your face, so you are in the mood of you are in mood to off the camera. So I mean to say that whenever you attend a class, just set a makeup on your face and just dress up well and select a very peaceful place in your house, then start the class, है ना। जिसमें अगर सर कहेंगे हाँ माइक ओपन करो तो पता चला सो रहे थे हम तो सर अभी तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। शुभम ने तो देखो क्या पहन के रखा, कैप पहन के रखा है। ठीक है, मैं देखो एक भाषा का जो टीचर होता है उसको इंग्लिश, जब भाषा का टीचर पढ़ाता है तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस अपने स्टूडेंट की आंखों में देखना पड़ता है, उसके फेस एक्सप्रेशन में देखना पड़ता है। ये ऑनलाइन क्लासेस सबसे बकवास चीज है जो हम चला रहे हैं। देखो कितनी मैं पैराडॉक्सियल चीज बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, और मैं ये कह रहा हूँ ये सबसे खराब है। This is the worst way to teach the students, because this is not a very good medium to teach the students, because interaction is very necessary for the students to learn anything. Whatever you learn math, science, social science, any subject. So interaction is a very first thing in teaching. But in online class, there is no interaction between the student and teacher. This is a drawback of the online classes. And I don't prefer to take the online classes, but at the demand of our students, I am taking the classes. That is the forcement to me. So whenever the offline classes will be started, I will start the batch offline. In offline batch, you will learn 3 and 4 folds, मतलब 4 और 5 गुना तेजी से आप सीखते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी कई लोगों की बातें अपने मन में ही रह जाती हैं। कई लोग माइक ओपन ही नहीं कर पाते, कई लोग वीडियो ओपन नहीं कर पाते कि अब कौन देखेगा, क्या देखेंगे, है ना। तो कई प्रकार के ये इश्यूज होते हैं। तो ये इश्यूज खैर आप अब मत रखिए, क्योंकि हमें तो अब 2-3 साल ऐसे ही चलना है। अभी हो सकता है तीसरी लहर की चर्चा हो रही है और एक बार फिर घरों में बंद होना है। ठीक है, तो शुभ, फिर हम अब क्लास को शट ऑफ करें। कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, तो कल हम 7:15 बजे।
सर आपने कल बताया था कि वॉट के बाद नाउन जुड़ जाता है तो वॉट का मतलब चेंज हो जाता है। सर बिल्कुल। जाता क्या चेंज? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलेंगे थोड़ा सा? सर आपने बोला था कि वॉट के बाद अगर नाउन जुड़ जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, तो सर अगर देन के साथ जुड़े तो उसका भी मतलब चेंज हो जाएगा? नहीं, ये सिर्फ आप WH वर्ड के साथ ध्यान रखिए बेटा। WH वर्ड के साथ कौन सी चीज का जुड़ाव क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। कल मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज ये बताई थी। ज्यादा आप लोग क्या किसी चीज को मालूम चर्चा करके बहुत ज्यादा कठिन बना लेते हो, कोई कठिनाई वाली बात नहीं थी। देखो क्या है, ये देखो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर वॉट, ठीक है, और वॉट के बाद अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पीपल। इसको प्यूपल मत पढ़ा करो, इसको पीपल पढ़ते हैं। पीपल का पेड़ होता है ना, यही उच्चारण होता है इसका, पीपल। अगर आप इसको प्यूपल पढ़ोगे तो प्यूपल का अर्थ होता है छात्र, स्टूडेंट को कहते हैं प्यूपल। उसकी स्पेलिंग होती है PUPIL। ध्यान देना, PUPIL। प्यूपल मतलब होता है छात्र, और ये है पीपल, और पीपल मतलब होता है लोग। अब देखो ऐशी का यहाँ लिखा है व्हाट पीपल, तो यहाँ व्हाट के बाद नाउन जुड़ा है पीपल, तो हम इसको कहेंगे कौन से लोग। आई बात समझ में? जैसे मैंने कह दिया व्हाट बुक्स, तो व्हाट बुक्स का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कौन सी किताबें। अब इसके बाद सेंटेंस अपन बना लो, तुम्हें कौन सी किताबें चाहिए, तो कौन सी किताबों के लिए हमने व्हाट बुक्स लिख दिया, और फिर हमने लिख दिया यू, और यू के बाद लिख दिया वांट। व्हाट बुक्स यू वांट, मतलब तुम्हें कौन सी किताबें चाहिए। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं अब लिखता हूं इसके बाद व्हाट डू यू वांट। अब देखो, अब मैंने व्हाट के बाद क्या जोड़ा, व्हाट के बाद डू जोड़ा है, और डू क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब आता है व्हाट के बाद, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या। लेकिन यदि व्हाट के बाद नाउन जुड़ेगा तो इसका अर्थ हो जाता है कौन सा। इतनी सी बात है बस। वैसे अंग्रेजी ने कौन सा शब्द के लिए विच को बनाया है। विच जो मतलब होता है विच का, वो होता है कौन सा, ठीक है। ये तो विच के बाद तो हम जानते हैं कि विच के बाद अगर अपन नाउन लगाएंगे तो वो कौन से का अर्थ देता ही है ना। लेकिन हम कभी कभी, अब क्या होता है, एडवांस इंग्लिश चलने लगी है। एडवांस इंग्लिश में लोग विच का यूज नहीं करते। अब वो कहते हैं व्हाट क्लास डू यू स्टडी, व्हाट क्लास डू यू स्टडी कोई कहता है तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये कह रहा है व्हाट मतलब क्या, तो क्या नहीं कह रहा है वो, व्हाट क्लास मतलब कौन सी क्लास, इन व्हाट क्लास डू यू स्टडी, मतलब तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, है ना। व्हाट डिश यू लाइक, व्हाट डिशेज यू लाइक, कौन से व्यंजन तुम पसंद करते हो। तो व्हाट का अर्थ हम एकदम क्या लगाते हैं, क्या, क्योंकि अपन ने शुरू से पढ़ा है व्हाट यानी क्या। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। लेकिन ध्यान देना, यदि व्हाट के बाद नाउन है तो वो आपसे कौन से की बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा तुम्हें कौन सी क्लास अच्छी लगती है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं बहुत सारी, और मैंने कहा तुम्हें कौन सी क्लास अच्छी लगती है, तो कौन सी क्लास को मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पर कहूंगा व्हाट क्लास, तो यहाँ पर व्हाट क्लास का मतलब हो जाएगा कौन सी क्लास। व्हाट क्लास यू लाइक मोस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी क्लास लगती है, और बिच लगाना है तो बिच लगा दो, बिच क्लास डू यू लाइक मोस्ट, मतलब कौन सी क्लास तुम्हें अच्छी लगती है। इतनी सी बात है, और कोई चीज नहीं है, ठीक है। तुमने कौन से मैसेज मिटा दिए, तुमने कौन से मैसेज मिटा दिए, अभी अपन ने ने वाला वाक्य सीखा है, तुमने कौन से मैसेज मिटा दिए। तो अब देखो मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस है तुमने कौन से मैसेज मिटा दिए। तो अपन अब दो तरीके से लिख सकते हैं। ये अपन ने लिखा व्हाट, और व्हाट के बाद मैसेज। अब कौन से मैसेज, यानी बहुत सारे की बात हो रही, ठीक है, व्हाट मैसेज, ठीक है, और तुमने को हम लिख देंगे यू, और मिटा दिए मतलब डिलीटेड। तो ये हमारा वाक्य बन गया, कोई बड़ी बात नहीं, और हमारा सेंटेंस बन गया। तुमने कौन से मैसेज मिटा दिए, तुमने मिटा दिए को अपन क्या कहते हैं कि यू डिलीटेड, और ये बन गया हमारा सेंटेंस। अब हम चाहते हैं कि हमें नहीं लिखना व्हाट से, तो यहाँ विच लगा दो, और विच के साथ आप मैसेज लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका विच मैसेजेस यू डिलीटेड। ये इतनी सी बात कल अपन ने की थी, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सारे लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सर मैं तो आजकल एडवांस, हाँ बोलो। सर मैंने जी बोला था कि अगर व्हाट की जगह देन होगा तो सर उसका मतलब भी चेंज हो जाएगा देन का। देन और व्हाट बहुत अलग चीजें हैं बेटा। व्हाट एक WH वर्ड है, मैं क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहा हूं। देन एक एडवर्ब है, देन का मतलब होता है तब तो फिर, है ना।
ये देन कहाँ से तुम ला रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देन एक चलो अब देन के बारे में सीखो जल्दी से। ये देखो अंग्रेजी में 2 देन होते हैं, ये सभी लोग सीख लो। अंग्रेजी में 2 देन होते हैं, एक होता है THEN, इसके आगे सभी लोग लिख लो एडवर्ब, और इसका मतलब लिखो तब तो फिर। देन इक्वल टू ये सॉरी, देन इक्वल टू एडवर्ब। एडवर्ब के रूप में आप यहाँ पर यूज करेंगे तब तो फिर। दूसरा देन लिखिए THAN देन, ये जो है एक प्रीपोजिशन है जो तुलना के लिए होता है। इसका अर्थ लिख लो से या की अपेक्षा या की तुलना में। दूसरे देन का अर्थ लिख लो से या की अपेक्षा या की तुलना में। ठीक, अब देखो सेंटेंस उदाहरण देखो, जैसे मैंने लिखा कि हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी ज्यादा कठिन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट, या हार्ड लिख देंगे, स्ट्रांग लिख देंगे। ओहो, इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट, ये लगा हमने देन, ये देन हिंदी। तो ये देन समझ रही हो क्या लिखा है, ये THAN देन का मतलब लिखा है की अपेक्षा। ये कॉम्परेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है हमेशा, याद रखना। इस देन का उपयोग, ये सेकंड वाले देन का उपयोग हमेशा कॉम्परेटिव के लिए यूज किया जाता है। और दो चीजों का जब जब आप तुलना बताएंगे तो इस देन से ही बता पाएंगे, और अंग्रेजी में कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, ठीक, इस साल सॉरी, अगर मैंने जैसे कहा ये कमरा उस कमरे की अपेक्षा ज्यादा बड़ा है, तो हम लिख देंगे दिस रूम, ठीक है, इज, और कॉम्परेटिव फॉर्म बिग का होता है बिगर, ठीक है, और फिर हम लिख देंगे देन, ठीक, दैट रूम। तो ये हमारी तुलना हो गई। ओके, अब THEN देन कब लगाते हैं, जब अपन को तब तो फिर कहना हो। जैसे मैं उठा, फिर मैंने मुंह धोया, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने चाय पी, तो अब अपन क्या बोलेंगे, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई वॉश माई फेस, देन आई टुक टी, देन फलाना फलाना फलाना, और देन लगा के बोलते रहे। तो जो ऊपर का देन है THEN देन, ये एक एडवर्ब है जो समय को बताता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है तब तो फिर। और दूसरा देन एक प्रीपोजिशन है जो केवल कंपैरिजन के लिए यूज होता है कॉम्परेटिव डिग्री में, दो वस्तुओं की तुलना के बीच में। जैसे आम से ज्यादा मीठा संतरा है, तो मैंगो इज, और अब स्वीट मतलब होता है मीठा, तो उसका कॉम्परेटिव फॉर्म स्वीटर लगा दिया, ये देन लगा दिया, और ऑरेंज लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्परेटिव फॉर्म हो गया। तो क्या अब तुम्हें ये देन समझ में आ गए? ऐशिका, तुम्हें ये देन अब समझ में आ गए? अब इनके आगे या पीछे कोई नाउन लगे, इनसे कुछ नहीं होता। देखो देन के बाद ऑरेंज लिखा है, देन के बाद रूम लिखा है ना, तो इससे कुछ नहीं होता। जहां असर होता है शब्दों के बदलाव का, वो है WH वर्ड। तो क्या आप समझे कि व्हाट के बाद नाउन लगने से उसका अर्थ कौन सा हो जाता है, ठीक है, और विच के बाद नाउन लगने से उसका अर्थ कौन सा हो जाता है। बाकी ये देन को दिमाग में टेंशन मत लो, ठीक है। शुभ, आया समझ में? हाँ, ये देन हम पढ़ाएंगे आपको। मैं आपको करीब 50 ऐसे शब्द दूंगा अंग्रेजी के जो सिर्फ समय बताएंगे, है ना। जैसे कभी ना कभी को क्या कहते हैं मालूम आपको? कोई बताएगा? कभी ना कभी, कभी कभी को समटाइम्स कहते हैं। कभी ना कभी को, कभी ना कभी तो मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। अब आपको पास शब्द नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द मैं आपको, ठीक है। और आप लोग हिंदी में परहैप्स मतलब शायद होता है मैडम, शायद और कभी ना कभी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। और अभी तो एक फिल्म में गाना भी आ रहा है, शायद उसमें आता है शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमसे,
शायद चीज अलग है, कभी ना कभी होता है सूनर और लेटर। ठीक है, सूनर और लेटर का मतलब होता है अंग्रेजी में कभी ना कभी, ये होता है। ये अब ऐसे आप लोग क्या करिए, रजिस्टर में एक पेज पर लिख लीजिए ऊपर टाइम इंडिकेटर, और हिंदी में तुम्हें जितने समय आते हो आज रात भर और कल दिन भर लिखते रहना, जैसा तुम्हें समय याद है, कभी कभी, अभी, तभी और ऐसा और वैसा, और सब लिख लेना, और फिर मैं आपको अंग्रेजी बताऊंगा उन सारे शब्दों को। ठीक है, जैसे तभी तो को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तभी तो तुम यहाँ आए हो, तो उसको कहते हैं देन ओनली। अब ये सारे शब्द आपको एक जगह लिखने टाइम इंडिकेटर में। देन ओनली का मतलब होता है तभी तो। ठीक है, कभी भी को क्या कहते हैं, तुम कभी भी आ सकते हो। एनी टाइम। कभी नहीं को तो हाँ एनी टाइम कहते हैं। वेरी गुड, एनी टाइम। टाइम, हाँ एनी टाइम सही है। और एवर भी कहते हैं, एवर, एवर मतलब कभी भी, सही तो एवर है, एनी टाइम तो कंपाउंड वर्ड है, आप एवर का यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को आप टाइम इंडिकेटर के रूप में बहुत सारे आपके दिमाग में आएंगे, तो आप लिखते रहना और मुझसे रोज पूछा करोगे सर इसको क्या कहते हैं। ठीक है, सर तो ये क्लास को सॉरी सर ये कंपैरेटिव वर्ड अलग से होते हैं, ये जैसे आपने बिगर लिखा, स्वीटर लिखा। अब सुनना सभी लोग अच्छे से, मंजू बहुत अच्छे सवाल पूछती हैं, उससे क्या सीखने बहुत मिलता है। देखो कॉम्परेटिव वर्ड जो हैं ये कहलाते हैं एडजेक्टिव। ध्यान देना, ऐसे हिंदी के शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बतलाएं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये मोबाइल, मोबाइल एक नाउन है। अब मोबाइल के बाद मैंने कहा महंगा मोबाइल, तो जो महंगा शब्द है वो एडजेक्टिव हो गया। तो महंगे को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव जो वर्ड है उसकी 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यह मोबाइल कॉस्टली, हाँ महंगे को कॉस्टली भी कहते हैं, वो भी एडजेक्टिव है। तो आप ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा मैंगो, अब मैंगो एक नाउन है, और मैंने कहा मीठा आम, तो आम के आगे जो मीठा शब्द लगा है वो है उसका विशेषण हिंदी में, उसे अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। तो स्वीट शब्द एक एडजेक्टिव है। तो सारे एडजेक्टिव 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। जैसे मैं अच्छा हूं, मैं क्या हूं, प्रोनाउन हूं, मेरे आगे लगा है अच्छा शब्द, तो ये बता रहा है मेरी विशेषता। तो गुड शब्द एक एडजेक्टिव हो गया। तो गुड के 3 फॉर्म होंगे, पॉजिटिव फॉर्म गुड, कॉम्परेटिव फॉर्म बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट होता है। तो अब क्या करते हैं, जब भी अपन 2 चीजों की तुलना करते हैं तो वो हमेशा विशेषण से ही कर पाते हैं। जब हम तुलना करेंगे या तो क्वालिटी की तुलना करेंगे, किसी की गुणवत्ता की करेंगे, और क्वालिटी और गुणवत्ताओं को ही एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब मैंने जैसे कहा कि सैमसंग का मोबाइल ठीक वीवो के मोबाइल से महंगा है। अब देखो सैमसंग का मोबाइल वीवो के मोबाइल से महंगा है, 2 चीजें आपके सामने आ रही हैं, सैमसंग का मोबाइल और वीवो का मोबाइल, और डिग्री क्या आ रही है, महंगा। तो अब आप बोलेंगे द मोबाइल ऑफ सैमसंग कंपनी इज मोर एक्सपेंसिव देन वीवो। आ रही बात समझ में? जैसे मैं मंजरी से अच्छा हूं, ठीक है, मैं मंजरी से अच्छा हूं। अब 2 लोग हैं, मैं हूं और मंजरी हूं, बीच में क्या है, अच्छा। तो मैं मंजरी से अच्छा हूं, आई एम। अब गुड का कॉम्परेटिव फॉर्म होता है बेटर, आई एम बेटर देन मंजरी। अगर मैं कहूं मैं सबसे अच्छा हूं तो आई एम द बेस्ट। सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी एक बात, यदि हिंदी में सबसे शब्द मिल जाए, लिख लो इन चीजों को, यदि हिंदी में सबसे शब्द लगा तो आपको अपना वाक्य सुपरलेटिव डिग्री से ही बनाना है हमेशा। यदि
हिंदी में सबसे शब्द मिला तो आप अपना वाक्य सुपरलेटिव बनाइए। जैसे मैं सबसे ईमानदार आदमी हूं, आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट मैन। ठीक, आज सबसे बड़ा दिन है, आज सबसे बड़ा दिन है, तो दिस इज द बिगेस्ट डे। आज सबसे अच्छा मौसम है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्लीजेंट वेदर, दिस इज द मोस्ट प्लीजेंट वेदर, यानी आज सबसे अच्छा मौसम है। यह सबसे सरल सवाल है, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, यह सबसे सरल सवाल है। ठीक है, तो ऐसे हिंट से हमें पकड़ में आ जाता है। ठीक, अगर अब हम ये कहें कि सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 5 से ज्यादा कठिन है, तो अब देखो दो चीजें आ गई, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, है ना। अब यहां पर अपन को तुलना करनी है, सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 5 से ज्यादा कठिन है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आ रही बात समझ में सबको? ठीक है, जैसे और उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे मैंने कहा कि मुंबई दिल्ली से अच्छा है, मुंबई दिल्ली से अच्छा है, तो अब देखो दो की तुलना हो रही है, तो कॉम्परेटिव में ले आओ, मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। अब मैंने कहा मुंबई सबसे अच्छा है, मुंबई सबसे आया मतलब सुपरलेटिव, मुंबई इज द बेस्ट सिटी, मुंबई इज द बेस्ट सिटी। सोना सबसे महंगी धातु है, तो अब गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस, मोस्ट लगा के अपन बोलेंगे, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल। और मैंने कहा सोना चांदी से महंगा है, अब देखो सोना और चांदी दो धातु हो गई, अब हमें क्या करना, कंपैरिजन, तो सोना चांदी से ज्यादा महंगा है, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, है ना। तो ऐसे अपन डिग्रीज का यूज करते हैं। तो जब दो की तुलना हो तो कॉम्परेटिव डिग्री लगाइए, जब अपन किसी चीज को सबसे अच्छा बताएंगे तो सुपरलेटिव लगाइए, और पॉजिटिव तो अपन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं एक अच्छा आदमी हूं, आई एम अ गुड मैन, मैं राम से अच्छा हूं, तो आई एम बेटर देन राम, और मैं सबसे अच्छा हूं भैया, आई एम द बेस्ट। आगे समझ में? जैसे अगर आप कहो, मैं अपने बोझ से नहीं कह रहा हूं, अगर आप किसी से कहते हैं आज की क्लास सबसे अच्छी थी, आज की क्लास सबसे अच्छी थी, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आज की क्लास सबसे अच्छी थी, द क्लास ऑफ टुडे, द क्लास ऑफ टुडे वाज द बेस्ट क्लास। आज की क्लास कल से ज्यादा अच्छी थी। अब दो चीजें आ गई, आज की क्लास कल की क्लास से ज्यादा अच्छी थी, तो द क्लास ऑफ द टुडे इज बेटर देन द क्लास ऑफ यस्टरडे, द क्लास ऑफ यस्टरडे। क्लियर हो गया? और क्लास अच्छी है, द क्लास इज गुड। क्लियर हो गया? तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है, डिग्री जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको वहां बताएंगे, लेकिन आज आपने सीख लिया तो अच्छी बात है। तो अब हाँ, निश्चित रूप से 49 past 8 it is now and it is time to set up the class. So I bid you, अब मैंने bid कहा है, BID, bid मतलब कहना, I bid all of you good night. I bid मतलब मैं सबसे कहता हूँ, I bid good night all of you, sweet dreams and have a nice sleep। ठीक है, और कल सारे लोग नए वाले वाक्यों पर अपना काम करेंगे। यदि कुछ कठिन सेंटेंसेस तो मुझे बताइए। ठीक है, सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।